बड़ा सवाल, आखिरकार शिवसेना की कमान किसके नाम, आखिरकार असली हकदार कौन है शिवसेना का। इस तरीके के सवाल लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि महाराष्ट्र की सियासत की सरगर्मी अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां पर उद्धव ठाकरे ने रातों रात इस्तीफा दिया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने 30 जून को शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो कहीं ना कहीं सोचा गया था कि शायद अब यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत ऐसे धीरे धीरे करके कम होती नजर आएगी, यानी कि जो सरगर्मी बढ़ती जा रही है वो कम होती नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये कि यहाँ पर अब लड़ाई शुरू हो गई कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसका है। लड़ाई ये शुरू हुई कि आखिरकार असली हकदार कौन है, शिव सैनिक कौन है। इस तरीके के लगातार सवाल खड़े होते नजर आए और बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर को यहाँ पर सुनवाई हुई, फैसले लिए गए, लेकिन इतने ज़्यादा कोई अहम फैसले सामने नहीं आए जिससे कहा जा सकता है कि अब सामने आ गया असली शिव सैनिक कौन है। यहाँ पर बात कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी डाली गई। कहा गया है कि चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह किसका है। इस तरीके की मांग लगातार सामने नजर आती रही। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर, इन्हीं सारे सवालों को लेकर हमारे साथ हमारे न्यूज रूम के काफ़ी सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर प्रियांशी से लेना चाहूँगी। तो लगातार हमने देखा कि महाराष्ट्र में कितने ज़्यादा बवाल हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला था 27 तारीख को सुनवाई होगी, चुनाव आयोग पर बात डाल दी। तो सबसे सीधा सवाल यही रहेगा, क्या लगता है कि चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे का होगा या उद्धव ठाकरे का, और क्यों होगा? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कशिश आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर सवाल पूछा है कि आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसका हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को लेकर इस वक्त तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ मेजॉरिटी के हिसाब से यहाँ पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए चुनाव आयोग फैसला किस तर्ज पर लेगा, किस आधार पर लेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर प्रियांशी मौजूद है, तो स्वागत है प्रियांशी आपका। लगातार हम यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक बवाल होता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले अभी की सुर्खियों पे बात करें तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, 27 सितंबर का इंतजार कर रही थी जनता, पार्टी इंतजार कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फैसला अभी चुनाव आयोग पे डाल दिया। जब कहा कि आपको डिसाइड करना है कि चुनाव चिन्ह किसका है, इस तरीके की बातें कही गई। तो सबसे सीधा सवाल मेरा यही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जो चुनाव चिन्ह है वो किसके नाम होना चाहिए, एकनाथ के या उद्धव के, और आखिर क्यों होना चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कशिश आपका। और अगर बात यहाँ पर चुनाव चिन्ह की है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संकेत कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए विरासत में पार्टी अगर उद्धव ठाकरे को मिली है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर विधायकों की तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरफ यहाँ पर पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, रूल ऑफ मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा और चुनाव आयोग फिलहाल तो दोनों ही गुटों पर यहाँ पर जांच पड़ताल करता हुआ दिखाई देगा। दोनों ही दावेदार हैं, उनको बुलाया जाएगा, बैठक की जाएगी और उस दौरान यहाँ पर चुनाव आयोग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं राजीव कुमार जी, जिन्होंने बयान दिया कि अब वह फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यहाँ पर अब आदेश उन्हीं को दे दिया है कि शिवसेना का असली शिवसेना कौन है, शिंदे गुट या फिर उद्धव गुट। तो ऐसे में देखा जाए फिलहाल तो यहाँ पर ये तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग फैसला किस तरीके से लेता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए विधायकों के हिसाब से, पदाधिकारियों के हिसाब से और सांसदों के हिसाब से फैसला लिया जा सकता है कि यहाँ पर बहुमत किसकी तरफ सबसे ज्यादा है। और ऐसे में हम सभी को मालूम है कि बहुमत सबसे ज्यादा शिंदे गुट के पास है। तो इसी वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिंदे गुट भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव गुट की तरफ, और यहाँ पर उद्धव गुट काफी ज्यादा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग इस लिहाज से तमाम बड़े फैसले ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ देखा जाए तो इस चुनाव चिन्ह को सीज भी किया जा सकता है और उस दौरान यहाँ पर चुनाव आयोग अहम फैसले लेता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बहुत बहुत बड़े बड़े सवाल लगातार यहाँ खड़े होते जा रहे हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह बहुत मैटर करता है, यहाँ पर धनुष बाण का चिन्ह किसके नाम होता है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है इस पूरे महाराष्ट्र के मामले में कि आखिरकार आप 2.5 साल से चुप क्यों थे एकनाथ शिंदे। अगर उन्हें दिक्कत थी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से, एनसीपी पार्टी से, उनकी विचारधारा से उन्हें दिक्कत थी कि हिंदुत्व की राह पे नहीं चल रहे उद्धव ठाकरे, तो 2.5 साल बाद उन्हें क्यों याद आया? क्या शायद उन्हें लगा कि मैंने इतना टाइम यहाँ पर शिवसेना को दिया है, बाला साहब ठाकरे के समय से मैं यहाँ हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने बगावत की और बगावत करने के बाद वो इतने बड़े बड़े लापते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाथ कहीं ना कहीं उनके
स्तर पे, इस वजह से वो इतना ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 2.5 साल से वह चुप क्यों थे, और आने वाले 2.5 साल में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है कि आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसमें वह जीत हासिल करेंगे। अगर किसी भी विधायक की हार होती है तो वह राजनीति ही छोड़ देंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट के अलग अलग दावे हैं। पूरा ही गुट कहता हुआ नजर आ रहा है कि असली शिवसेना उनकी है। खुद एकनाथ शिंदे भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए हैशटैग दे रहे हैं असली शिवसेना। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर वह ये भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए, संशय तो फिलहाल बरकरार है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो 2.5 साल से वह चुप रहे, जिसके बारे में आप कह रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से ये रार देखने को मिली थी, उन्हें पहले ही इशारा मिल चुका था, और कहीं ना कहीं उन्होंने उद्धव ठाकरे को सचेत भी किया था, सतर्क करने की उन्होंने पूरी कोशिश की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं वहां पर चूक गए, और हमें उस वक्त देखने को मिला कि जब यहाँ पर विधायक गुवाहाटी तक पहुंच गए थे, रश्मि ठाकरे बागी विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए कशिश, अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की आवाज की बात की जाए कि आवाज उन्होंने देर से उठाई, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि यहाँ पर सभी विधायक ऐसे रहे जिन्होंने बाद में ही अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं उनको इंतजार था कि उद्धव ठाकरे जब अपनी बात रखें, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शायद यहाँ पर जरूरी नहीं समझा था। ये माना जा सकता है कि शायद यहाँ पर जो विधायक थे वो इंतजार कर रहे थे कि कोई और आगे सामने है, तब हम लोग अपनी आवाज आगे करें। लेकिन यहाँ पर अब बागी विधायकों की जब हमने बात कर ली, तो एक और सवाल मेरा बागी विधायकों से ही रिलेट करके रहेगा कि यहाँ पर चुनाव चिन्ह की लड़ाई हो रही है। कहा जा रहा है हमारे पास ज्यादा विधायक है, इसलिए हमारी होनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं आपके साथ जो होता है, कहीं ना कहीं आप जो किसी के साथ करते हैं वो आपके साथ भी होता है। कर्मा हमेशा हमारे बीच में रहता है। तो भाई पर एकनाथ शिंदे को लेकर मैं बात करूं तो एकनाथ शिंदे के साथ भी शायद अगर पॉसिबिलिटी की जाए तो इन फ्यूचर ये सारी चीजें हो सकती है। मान लीजिए उनके विधायकों में से कोई विधायक निकलता है और कहता है कि हम असली शिवसैनिक है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी नहीं चलते हैं बाला साहब ठाकरे की राह पे, हम लोग चलेंगे, तो क्या चुनाव आयोग तब उन्हें दे देगा चुनाव चिन्ह? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मेरे को गलत बात लगती है कि कोई भी नेता निकल के आएगा सामने और यहाँ पर अपनी मनमानी करेगा। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर चुनाव आयोग को सिर्फ बहुमत के हिसाब से नहीं, यहाँ पर पूरे चारों तरफ से देखकर ही चुनाव चिन्ह किसी के नाम करना चाहिए? जैसा कि यहाँ पर आपने कशिश वो तमाम सवाल खड़े किए, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में वो नजारा भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बगावती सुर आज हमें देखने को मिले ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि राजस्थान में भी ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जो कुछ भी किया है वो आने वाले समय में उन्हें भी भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा, दलील रखी कि अनुसूची 10 के तहत, दल बदल कानून के तहत यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अवैध सरकार बनाई है, अब उनको बीजेपी में विलय हो जाना चाहिए या फिर उन्हें अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। तो फिलहाल देखा जाए चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। चुनाव आयोग वाकई में उनके हित में फैसला सुनाती है, उनके पक्ष में सुनाती है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी का गठन जरूर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत की है अपनी ही पार्टी के मालिक के साथ। तो यहाँ पर बीजेपी वाला अपनी पार्टी में उन्हें कैसे विलय कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हम बखूबी समझते हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे ने जो कुछ किया है आने वाले समय में शायद उन्हें भी भुगतना पड़े। एक आखिरी सवाल रहेगा प्रियांशी मेरा यहाँ पे कि जिस तरीके से हमने बहुत सारी जानकारियां ली है कि ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई पर एक और सवाल मेरा यह है कि अभी तो बीएमसी चुनाव नजदीक है, तारीख तय नहीं हो पाई है कि आखिरकार चुनाव कब है। उसके 2 साल बाद यहाँ पर फिर विधानसभा के चुनाव है। अगर बीएमसी चुनावों में एकनाथ शिंदे को हार का सामना करना पड़ता है तो क्या बीजेपी उनका आने वाले टाइम में इसी तरीके से साथ देगी? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराजगी तो देवेंद्र फडणवीस भी दिखाते नजर आते, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। तो क्या लगता है कि बीजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अगर बीएमसी चुनाव में यहाँ पर हार का सामना करते हैं एकनाथ शिंदे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी फिलहाल तो देखा जाए हम यहाँ पर सिर्फ कयास लगा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है कशिश की बीजेपी की वो रणनीतियां रंग नहीं ला पाएंगी। एकनाथ शिंदे यहाँ पर हार का सामना करते हुए दिखाई देंगे, ये हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की रणनीतियां यहाँ पर पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। यहाँ एक तरफ शिवसेना में फूट देखने को मिली, शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर एनसीपी में अब फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है। एनसीपी के नेता भी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं को शामिल होने की खबरें आ रही हैं और ऐसे में बारामती को निशाना बना दिया है यहाँ पर
बीजेपी ने, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पर बीजेपी हार मानेगी। और देवेंद्र फडणवीस ने भले ही अपनी नाराजगी को जाहिर ना किया हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भले ही उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन उनके पास जो मंत्रालय विभाग हैं वो काफी बड़े बड़े हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एकनाथ शिंदे खुद उन्हें यहाँ पर आदेश देते हुए नजर भले ही आ रहे हैं, लेकिन मंत्रालय वह उन्हें सौंपते हुए देखे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी की रणनीतियां जरूर रंग लाती हुई नजर आएंगी। और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि आने वाले समय में एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की ही सरकार होगी, वो तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार सत्ता में एक बार फिर से कौन सी पार्टी आती है। यहाँ पर एकनाथ आते हैं या फिर उद्धव आते हैं, बहुत बड़े सवाल है। और ये सवाल शायद तभी थमेंगे यहाँ पर जब चुनाव आयोग का फैसला सामने आएगा कि आखिरकार फाइनली किसकी शिवसेना है, कौन शिवसेना की कमान यहाँ पर उठाएगा, किसका किसके नाम होगा यहाँ पर धनुष और बाण का चुनाव चिन्ह। इन सारे सवालों का जवाब देगा तो सिर्फ चुनाव आयोग देगा। देखना होगा आने वाले समय में। अब आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, उद्धव या फिर एकनाथ शिंदे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।